एंड ग्रूमिंग प्रोडक्ट मार्केटप्लेस पर्पल ने $120 मिलियन यानी कि 1000 करोड़ का फंड रेज किया है। इस फंड रेज में अडिया यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे दिग्गज निवेशक और प्रेमजी इन्वेस्टमेंट जैसे दूसरे निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया। अब कंपनी का क्या प्लान है, कितना स्केल हम देखेंगे, इन फंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कंपनी के को फाउंडर और सीईओ मनीष तनेजा जुड़ रहे हैं। मनीष, स्वागत है आपका सिम्बीसी आवाज पर एंड कांग्रेचुलेशंस 1000 करोड़ के फंड रेज पर। प्लान क्या है मनीष? बिकॉज आई नो आपने टियर 2 टियर 3 मार्केट में बहुत मजबूत पकड़ जमा ली है। क्या इन्हीं मार्केट्स में और डीपर पेनिट्रेशन का इरादा है या फिर आप अपने इस पर्टिकुलर मार्केट से भी आगे सोच रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं? No, good question, Harshita. Majority of our customers, ज़्यादातर जो हमारे customers हैं वो उनका annual income, household income, 5 लाख से 20-25 लाख के आसपास होता है. So we don't necessarily go after the super premium audience. Therefore, हम काफी पॉपुलर हैं. जैसा आपने कहा, हमने काफी अच्छी पकड़ जमा ली है. हम काफी पॉपुलर हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में जी। और इवन टियर 1 सिटीज के भी सबर्ब्स में. तो फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में हैं, तो अगर आप मुलुंड में रहते हैं तो हम काफी पॉपुलर हैं. एंड लाइकवाइज अगर आप केरला में, अगर आप कोच्चि में रहते हैं या आप पलक्काड़ में रहते हैं या आप कोयम्बटूर में रहते हैं तमिलनाडु में, तो हम वहाँ बहुत पॉपुलर हैं. प्लान ये है कि हम 3 चीजों की वजह से काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं और उन्हीं 3 चीजों को हम आगे जाके और बेहतरीन बनाते जाएंगे. पहला, आर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी. ऑलमोस्ट 8 साल पहले हमने मशीन लर्निंग पे काम करना शुरू कर दिया था. टुडे इट्स कॉल्ड एआई एंड ऑब्वियसली बीइंग अ फर्स्ट मूवर, इट हेल्प्ड अस अ लॉट. वी अंडरस्टैंड आवर कंज्यूमर्स रियली वेल. हम अपने कंज्यूमर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं. हम उनके लिए सही प्रोडक्ट्स बना पाते हैं और हम उनके लिए सही से मार्केटिंग भी कर पाते हैं, जो मार्केटिंग उनके साथ रेजोनेट करती है. जी। तो पहला तो यही था कि टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करेंगे. अब तो एआई आ गया है एंड काफी डेमोक्रेटाइज हो जाएगा एआई. तो डिपेंड करेगा कि कौन कितना उस एआई को अपने फील्ड में अच्छे से यूज कर पाएगा. आई थिंक सेकेंड एरिया जहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे वो है वेयर हाउसिंग में. बिकॉज हमारे कंज्यूमर्स, अगर आप 50% ऑफ हमारा रेवेन्यू देखें तो वो टॉप 100 सिटीज से आता है, तो काफी डाइवर्सिफाइड है. तो अगर हमें उन कंज्यूमर्स को सेम डे या नेक्स्ट डे या डे+2 में डिलीवरी करनी है, तो वी नीड वेयर हाउसेस क्लोज टू देम. अभी हमारे लास्ट ईयर हमारे 5 वेयर हाउसेस थे इंडिया में. अभी हमारे 15 वेयर हाउसेस हैं इंडिया में. मुझे लगता है ये नंबर भी बढ़ता रहेगा. केरला जैसे स्टेट में हमारे 2 वेयर हाउसेस हैं बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट स्टेट. I think third area which we will continue to invest in is our R&D capabilities and therefore our ability to build products that work for our consumers. जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे own brands, which we call them as private brands, which are no longer private because they sell at many places, काफी ज्यादा बिजनेस हमारा हमारे ओन ब्रांड से आता है और उन ओन ब्रांड्स की R&D में भी हम काफी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं. सो या लुक, दीज आर द 3 एरियाज दैट वी विल इन्वेस्ट आवर फंड्स इन. ओके, तो प्राइवेट लेबल्स जिससे ऑफ कोर्स हमारे दर्शकों का भी सीधा कनेक्ट है, आपके ओवरऑल जीएमवी में कितना हिस्सा आ रहा है और कितना बढ़ सकता है? आज कितना हिस्सा आता है? क्लोज टू 50%. पर्पल इज अ वेरी यूनिक कंपनी. दुनिया में अगर मैं अपना पैरेलल ढूंढने जाऊं तो नहीं मिलता है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली. कितना बढ़ सकता है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम कितना इनोवेट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स पर. ये डिपेंड करता है कि हम कितना इनोवेट कर पाएंगे अपनी मार्केटिंग पर. बट हिस्टोरिकली ये ट्रेंड थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है. तो होपफुली it should be more than 50% at some point in time in future. But आज ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये कितना होगा. अच्छा मनीष, इनफैक्ट पिछले 3 सालों में आपकी जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है वो रफली 4 टाइम्स बढ़ती हुई दिखाई दी है एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी अप्रिशिएटेड इस इंडस्ट्री में. क्या ये रन रेट फिर आगे बरकरार रहेगा एंड व्हाट विल यू डू टू मेंटेन दिस रन रेट? वो एसेंशियल है. ये रन रेट को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा. I think it will be unrealistic expectations कि अगर हम
बोले कि हम अगले अगले 4 साल भी अगर हम 50-60% पे ग्रो कर पाएंगे ईयर ऑन ईयर, आई थिंक मुश्किल होगा unless we change something dramatically about us. But I think वी आर अभी हम ग्रो कर रहे हैं. अगर मान लीजिए ब्यूटी इंडस्ट्री 10 से 12% पे ग्रो कर रही है तो हम शायद उसके 3.5-4 टाइम्स पे ग्रो कर रहे हैं. और अगर मान लीजिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन ब्यूटी अगर शायद 20-22% पे ग्रो कर रही है तो अगर हम उसके 2x पे चल रहे हैं अभी. तो अभी तो ग्रोथ रेट ठीक है. यू नो like I mentioned earlier, it completely depends on our ability to innovate. I don't think market is a constraint because today भी हमारा size compared to the market is very small. So market size is not a constraint. I think we are operating in a large market. I think it depends on our ability to innovate. अगर हम innovate कर पाए, अगर हम marketing में भी innovate कर पाए, तो I think हम जरूर इस growth rate को sustain कर पाएंगे. अगर नहीं कर पाए, तो definitely हमारा growth rate थोड़ा कम हो जाएगा. तो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट उस लिहाज से आपके लिए क्या रहेगा मनीष, टू सस्टेन दिस रन रेट? क्योंकि आपसे जब पिछली बारी बात हुई थी तब आप अग्रेसिवली ऑफलाइन स्टोर्स को पुश कर रहे थे एंड यू हैव अचीव्ड सम सॉर्ट ऑफ स्केल. क्या उसके जरिए होगा या फिर एक ऑमनी चैनल इज द वे टू बी? So Harshada, अभी 25% of our revenue comes from offline. ये दो तरीके से आता है. एक हमारे खुद के स्टोर्स. हमारे खुद के स्टोर्स अब इंक्रीजिंगली प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं. बट आई थिंक फिर भी अर्ली डेज है उस बिजनेस के लिए. सो उस पे अभी ग्रोथ रेट थोड़ा म्यूटेड ही रहेगा बिकॉज हम अभी भी थोड़ा प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे हैं उस बिजनेस में. बट एक बार ये प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया तो आई थिंक हम बहुत तेजी से एक्सपेंड करेंगे, ये मैं जरूर आपको बता सकता हूँ बिकॉज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी काफी अच्छी है. The second part of our offline business is what I call as distribution business. Correct. So some of our brands that have become large, जैसे Faces Canada, Alps Goodness का Rosemary Water, Carmezy के razors और deos and sanitary pads. These products have become very large and they now go into offline distribution in a big way. So that is a large part of our offline business. So yes, we are trying to build an omni-channel play. But Purple Stores उसमें अभी एक छोटा सा ही part play करता है. Hopefully it will play a much larger part in future. But आज ये कह पाना थोड़ा सा premature है. Give us 6 to 9 months and we will have perfected that strategy and then we will expand fast. Okay. Now Faces, hindsight में देखें तो it was a great acquisition because उससे आप जैसे mention कर रहे हैं एक बहुत तगड़ा revenue आ रहा है. तो क्या इस तरह के और brands आपने identify किए हैं जो आगे चलकर acquire कर सकते हैं, जो आपके portfolio को भी शायद और मजबूत करेंगे? हर्षदा, ये क्या बहुत मुश्किल है ये कह पाना. M&A is a very risky proposition. It has worked for us, but it doesn't necessarily always work. I think we have certain criteria of what kind of brands we like to buy. Unfortunately, those kinds of brands are very few in India, and those owners may also not want to sell because clearly they might be doing very well. Yeah. So, we like to buy brands which are very concentrated around a few SKUs. We like to buy brands that are concentrated in a certain geography. उस geography में उनका काफी high market share होना चाहिए. For example, आप मान लीजिए बहुत बड़ा brand है तमिलनाडु में, then I really like you because then everyone in Tamil Nadu knows you. Yeah. So ऐसे brand ढूंढ पाना भी मुश्किल है, and honestly क्योंकि इन प्रमोटर फैमिलीज को भी पता है कि उनका ब्रांड अच्छा कर रहा है तो उनको कन्विंस कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है कि वो बेच दें. तो लुक, बाइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी. आई थिंक वी विल लव टू बिल्ड एंड अलोंग द वे अगर कोई ऐसी एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी आती है जहां हम खरीद पाए तो वी विल डेफिनेटली लाइक टू बाय. बट एज आई सेड, बाइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी. आई थिंक बिल्डिंग इज द स्ट्रेटजी. Okay. आपने कहा you've nearly reached operating profitability in a lot of pockets. Operating revenue के आधार पर FY25 से क्या expect किया जाए and what is the way ahead, Manish? हमारा revenue FY25 में 1700 से 1800 करोड़ के बीच होगा. This is not GMV, this is net revenue.
हम प्रॉफिटेबल हो गए थे एट एडजस्टेड इबिडा लेवल्स, विच इज बेसिकली इबिडा बिफोर ईसॉप कॉस्ट, राइट। 3 क्वार्टर्स अगो। तो ओएनडी क्वार्टर में हम प्रॉफिटेबल हो गए थे। उसके बाद हम हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। सो इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ता जा रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। ये करंट फाइनेंशियल ईयर तो नहीं, बट आई थिंक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम काफी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बनाएंगे। Okay. Now I'm going to go back to that first question that I asked कि आपकी domestic शेयर होल्डिंग 60% के आसपास है, 50% से तो डेफिनेटली ज़्यादा है। अब ऐसी स्थिति में कई सारी रिपोर्ट्स और कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर्पल से उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आप लोग लिस्टिंग की तैयारी में हैं। क्या एन आईपीओ इज इन दी ऑफिंग और नॉट? और ये सवाल मेरे ख्याल में मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है। हाउ क्लोज आर यू टू दैट आईपीओ नाउ? अब मुझे मनीष ये बताइए। Arshada, I think we will definitely like to do an IPO. I think timing is something that is hard to commit. Um, but hopefully in the next 3 years or so, we should be able to do it. We are mentally preparing for it. Corporate governance in the company is at its highest level right now. Investors have inordinate amount of confidence in our numbers. But to operate like a public company, we would like to have quite stability in our growth in revenue and definitely growth in profitability. जैसे ही मैंने आपको कहा कि अभी हम प्रॉफिटेबल हुए सिर्फ 9 महीने ही हुए, तो थोड़ा सा अर्ली डेज है। बट आई थिंक वंस वी गेट टू अ लिटिल बिट steady state there, I think that's when we will go public. So my sense is somewhere around 2.5 to 3 years from now, you should see us listed on the Indian stock exchanges. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। It's always a pleasure speaking to you and good luck for the years ahead.